उनके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। एमएसएमई के लिए 1 करोड़ या जो भी दिया, तो वो 2 लाख एमएसएमई को आप देंगे, वो कब उसका आउटपुट लेंगे, क्या लेंगे, ये सब नहीं आ रहा है। तो ही एक कलम जी ये है। अब अभी मैंने थोड़ी देर चर्चा की कैसे फिस्कल डेफिसिट में भारत का खजाना कैसे राजकोष किस प्रकार डेफिसिट में कैसे कंपनसेट किया जाएगा, इस बारे में न की गई। हाँ, इसमें हमें जो चीज है कि पॉलिटिकल ओवर सेल्फ रिलायंस झलका है। क्या झलका है कि डिसीजन से जा रहे हैं वो डेस्पोटिक वे में अधिनायकवादी किए जा रहे हैं। वो इस सरकार को अपने पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी पर सेल्फ रिलायंस, दे आर टेकिंग डिसीजन विदाउट कंसल्टेशन। अभी एक हिंद में आर्टिकल आया था, उसमें दिया गया था कि ये कोरोना से संबंधित जो भी डिसीजन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने लिए अपने पार्लियामेंटेरियन से बात करके लिया, लेकिन अगर फरवरी से लेकर जून आ गया है, क्या हमारे सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया? आप कहते हैं कि लॉकडाउन था, सेशन बुलाना संभव नहीं था, तो लाख लोगों का रैली आप ऑनलाइन कर सकते हैं, पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? Why did the government not discuss on the public forum? और मजे की बात यह है कि 4 लॉकडाउन, 5 लॉकडाउन या अनलॉकडाउन ये सब हो रहा है, और प्रत्येक लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं वो बार बदल रहे हैं। कभी रोक दे रहे हैं माइग्रेंट लेबरर्स को चलने के लिए, कभी चालू कर दे रहे हैं। पब्लिक को एकदम भ्रम में रखे हुए हैं, और आप पब्लिक से पार्लियामेंट में आप डिस्कस कर डिसीजन ले सकते थे, कंक्रीट डिसीजन ले सकते थे, बट दिस गवर्नमेंट फील्स इटसेल्फ ओवर सेल्फ रिलायंट ऑन पॉलिसीज एंड पब्लिक डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिस्कशन पब्लिक के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो घोषणा है वो जगलरी टर्मिनोलॉजी है, रियलिटी इसमें है ही नहीं। ये शब्दों का इंद्रजाल है। मैं जानता हूं प्रोफेसर जितेंद्र नारायण मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी के पास कोई रियलिटी दिखता है तो हमारे प्रश्नों का जवाब दे। इन शब्दों के साथ निश्चित बुद्धि से कुछ मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं आपके उत्तर से आलोकित हूँ। धन्यवाद सर। इसरा साहब बहुत सुंदर बोले सर, बहुत सुंदर सर आप बोले। मैंने समय नहीं लिया आपका, बहुत सुंदर बोले सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं वो फिगर में आ नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। वो जो एस्टीमेट आप 10 मिनट वो फिगर दिखाना चाहता था। spoke very well. You spoke very well. You spoke very well. वो फिगर को याद नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब, तरफ से और परम
मैं चाहता हूँ अनिल भाई और वर्मा साहब हम उस पर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं जा रही अब आ है? रही है, बोलिए। जी अब आ रही है सर। हूँ कि ये वेबिनार रखने के पीछे और ऐसे तमाम लोगों को रखने के पीछे, निवेदन करने के पीछे, क्योंकि हम लोग इस विश्वास नहीं करते हैं, भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा ये नहीं कहती कि हम जो कहते हैं उसको मान लीजिए। हमारे यहाँ वादे जाते तत्व उधर रहा है, हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही, और किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले ये विवाद हमारे यहाँ गौरव का विषय रहा है। हमारे यहाँ रेजिमेंटेशन ऑफ वर्मा साहब कभी आइडियाज नहीं रहे, और आपने अपनी बात रखी। आपकी जो चिंता है आप सबका जाल समझते हैं। जितने प्रश्न आपने उठाए सब वाजिब हैं, कितने वाजिब हैं नहीं हैं इसका आकलन अंततः होता है। दूसरी बात यह है कि जीडीपी निगेटिव में जाएगा, कितना जाएगा, जो भविष्यवाणी थी उतना नीचे गया कि नहीं गया, ये सब आकलन होना ही होना है। और तथ्य से कोई भी आदमी, कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति आप और हम नहीं मुकर सकते। और डेमोक्रेसी में चाहे आपने जिन सब होगी, पॉलिटिकल ओवरटोन है, तानाशाही है, ज्ञान के नाम, विद्यार्थी के नाते आपने ये रखी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जनतंत्र में जिसका निर्णय करी। दूसरी बात है कि जिन डेमोक्रेसी में जिन लोगों ने पार्लियामेंट से पूछ करके किया, वहां की स्थिति क्या है, वहां मृत्यु दर क्या है कोरोना से, हमारे यहाँ कितना है, रिकवरी रेट कितना है, ये सब सर वो देखिए, आप अभी पिछले 3 दिन में 7वें पर चले आए हैं, अगले 3 दिन में आप होता है कि पहला दूसरा पर रहिए। ये जो बैड कंपेरिजन कितने दिनों से चला, आपके यहाँ कितने दिनों से क्या हो रहा है? तो साहब वही कह रहे हैं कि ये आपका के लिए, आपके विद्वता के लिए मैं आभार करता हूँ। और वेबिनार का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि नाउ वेबिनार इज ओपन फॉर डिस्कशन, ऑब्जर्वेशंस। हमारे जो विद्वान मित्र हैं, प्रोफेसर से हैं, स्कॉलर से हैं, उनके लिए ये वेबिनार अपने आप लोग जो फील कर रहे हैं, जो कुछ प्रश्न रखना हैं, माननीय कुलपति महोदय ने तो हमको इतना ही समय दिया, वो तो चले गए। हमारे कुलपति महोदय की व्यवस्था हो गई, रात में उन्होंने फोन किया, मीटिंग हो गई, तो उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आप तमाम लोगों ने गंभीरता से सुना भी है, बड़े गंभीर विचार आए भी हैं। जिस तरह से अनिल दत्त मिश्रा साहब ने कहा कि किसने क्या कहा, सब कुछ हुआ कि नहीं, पहले किसने क्या किया, लेकिन उतना ही से काम चल जाता तो फिर एक एम से एक जो है सो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ये 70 सालों में हमको जितनी तरक्की करनी चाहिए थी कि उतना हमने किया कि नहीं किया, आगे करना चाहिए। तमाम ऐसे इश्यू हैं कि हम अपने विद्वान मित्रों के बीच इस वेबिनार को ओपन करते हैं फॉर डिस्कशन। और आपसे आग्रह है कि हाथ या उंगली उठा करके एक एक करके बोले, और एक आदमी जब बोलते रहे तो दूसरे आदमी, और संक्षेप में पॉइंटेड क्वेश्चन हो, पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन 2 मिनट का, 2.5 मिनट का मैक्सिमम, उससे ज्यादा लेंगे तो सबको मित्रों से मेरा आग्रह है, लोग वेबिनार में शामिल है विद्वान मित्र, कि इस प्रक्रिया का पालन कर। वेबिनार खुला है आपके डिस्कशन के लिए, यू आर वेलकम फॉर डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशंस, एनी काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन प्लेस, बट विद इन अ लिमिटेड टाइम एंड विथ अ पॉइंटेड क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशंस। यू आर मोस्ट वेलकम। एक एक करके आप कहेंगे, और जब बोलेंगे तो और लोग अपना ऑफ रखेंगे। प्लीज गो अहेड। बोलिए, अजीजी साहब हैं? ये तो अजीजी साहब नहीं। हेलो, कोई भी दर्शक है हाथ उठा करके बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, विजय बोलिए। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं विजय शंकर चौधरी, रिसर्च से। सर, मेरा प्रश्न ये है वर्मा सर से, जब कोरोना काल में राजनीतिक भागीदारी नहीं, असक्रिय हो गई है, जब पार्टिसिपेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में हम आर्थिक जो है आर्थिक निर्भर की बात हम कैसे कर सकते हैं?
और सर सर दूसरी प्रश्न ये है, जो इस देश में सर किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं और उसको जो है कोई जो भी सरकार की स्कीम है उस स्कीम तक उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, और आज भी चाहे उसको जो जितने भी योजना का नहीं मिल पा रहा है, और जो उस स्थिति में हम जो अन्नदाता कहते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं, उसको हम अगर करते हैं उसकी दयनीय ही है। और भी स्कीम सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए, चाहे जो बड़े ब्यूरोक्रेसी करप्शन है उसको। सर आज मैं गांव में प्रवेश करता हूं, मैं देखा हूं उसको अंतिम व्यक्ति तक नहीं मिल पा रहा, जो मेहनत दिन रात परिश्रम करने के बावजूद भी जो उनको अनाज का जो दाम मिलना चाहिए, मूल्य मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। इस पर सर आप क्या अपनी विचार प्रकट करें? नहीं, अच्छा, एक मिनट, वर्मा साहब से किन्हीं लोगों का प्रश्न हो तो एक साथ पूछ लीजिए, प्रश्न एक ही तरह के होंगे तो एक साथ वर्मा साहब जवाब तो सुविधा होगी। और कोई किन्हीं का वर्मा साहब से प्रश्न है तो उसको काइंडली वर्मा साहब नोट कीजिएगा, किन्हीं का हो तो हाथ उठा करके आप बोलिए। मेरा एक प्रश्न है किसी का प्रश्न है सर। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, मैं रजनीश कुमार, सहायक प्राचार्य लाल महाविद्यालय हाजीपुर वैशाली। रजनीश जी बोलिए। सर कहा कि भारत की जो जीडीपी है वो निगेटिव में रहेगी, तो यह तो में जीडीपी रहेगी, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने के लिए भी सर आप कुछ सलाह देना चाहेंगे सर? अच्छा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन एनी क्वेश्चन टू वर्मा साहब? क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन कोई भी हो आप वर्मा साहब पर करना तो यू आर फ्री टू डू दैट प्लीज। और कोई साथी? और कोई नहीं है? ठीक है वर्मा साहब, मेरा एक क्वेश्चन। बोलिए। हाँ सर, बोलिए। किसानों की प्रति और मतलब एक वो उनका एक स्वरूप दिखाया कि किसानों को कैसे अन्नदाता कहा जाता है, या उनका एक निगेटिव नेताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सर सबसे बड़ी तो नैतिकता की भी कमी है। आज हम देख रहे हैं हर बैंक लोन प्रदान कर रहा है, लेकिन वो केसीसी लोन अगर आप जाके गाँवों में देखें तो पता चलेगा कि वो लोन लेके दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। और तो आज स्थिति ये हो गई कि क्या बैंक के अधिकारी यह देखने के लिए जाएं, या सरकार यह देखने किसान ऐसा क्या कर रहा है। मैं अभी भी अपने गांव में उपस्थित हूं और मेरा अपना सर्वे है कि जितने किसान लोन का पैसा ले रहे हैं वो खेती खर्च नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार पे दोषारोपण कर दूं, यह संभव नहीं है, इसके लिए किसानों को भी समझना होगा। वेरी गुड। एनीबॉडी और कोई पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। विथ योर एनी ऑब्जर्वेशन, एनी रिमार्क, एनी इंटरवेंशन, प्लीज। नहीं है तो आप ठीक है। वर्मा साहब प्लीज। हाँ, मैं आता हूँ। मैं के प्रश्नों का तीन ने प्रश्न किए हैं जी। एक विजय शंकर चौधरी शायद मोतिहारी सेंट्रल के हैं। चौधरी ने प्रश्न उठाया कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स पर जाते जाते भ्रष्टाचार में खत्म हो जाए। इसको मैं नहीं कर रहा हूं। आज भी फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद भी 6% फूड ग्रेन्स ब्लैक मार्केट में लीक हो रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि वॉट एवर द डिसीजन इज बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी ए कंसेंसस डिसीजन, और डिसीजन लेने के पहले पब्लिक के माइंड में जाना चाहिए ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ओवर सेल्फ गवर्नमेंट है जिसने पार्लियामेंट में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं समझी।
क्या है, आप वन लकड़ा ऊन में जाइए, तीसरा ऊन में जाइए, वो लॉकडाउन लकड़ा ऊन था और उसमें वेरियस चेंजेज आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट इज सेंटर स्टेज ऑफ द नेशन, वहां आपको चीजों को लाना चाहिए था ताकि पब्लिक भी सुने। Point should not be repeated, please. You have made this point very clear. It's clear to everyone. Yes. Comment on that. That is very clear. कार्यान्वयन की बात कही तो वो का जो आपकी जो बात है वो एडवोकेट चंदन ठाकुर जी नैतिकता की बात उठाया है उन्होंने। नैतिकता के लिए कोई कैप्सूल नहीं हो सकता है सर। हम लोग यहाँ डिस्कस अभी कर रहे हैं कि जो कार्य चाहिए है उसके पीछे क्या और क्या उस सब्सटेंस से हम गोल कर सकते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के वैलिडेटरी सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जब तक हम कानून निर्माताओं के चरित्र का निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा संविधान टिकेगा। साहब एक प्रश्न पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने चरित्र को ठीक करे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। वर्मा साहब कहेंगे आपसे, आप तो हैं, ये डाटा कहाँ से 90% जो है सो कि नहीं पहुंचता है, जबकि सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है, मनी ट्रांसफर तो अब जा रहा है अकाउंट में। कोई आधार आपका कोई रिपोर्ट है? कोई गवर्नमेंट के डाटा में है। तो बिहार का डाटा देखिएगा तो लाखों लाख फेक ये इसका मतलब वो जा रहा है। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट का रिपोर्ट देखिए सर। एनीवे 3 लेयर है, क्वासी जुडिशियल विजिलेंस है, विजिलेंस है, फिर भी कैसे है? कोई मित्र हमारे प्रोफेसर जी का प्रश्न, पॉजिटिव कैसे होगा? मैं भले ही बता, कोई इकोनॉमिस्ट, मैंने नेशनल काउंसिल के रिपोर्ट को देख रहा था, तो उसमें जो अनुमान लगाए गए हैं वो अनुमान प्रमाणिक है। वर्मा साहब, प्रमाणिक दो एक साथ शब्द नहीं पूरा है। अनुमान प्रमाणिक होता है, अनुमान प्रमाणिक है कि उसने जो यूज किया है उस डाटा के आधार पर जो रिजल्ट है पॉसिबल, ये जीबीए का वो पॉसिबल है, कितना होगा किया था तो बहुत शब्दों के जाल में मत उलझाइए। हम जो बनाते हैं इनमें बजट अपने आप में अनुमान है, शब्दों के जाल में मत उलझाइए। ये ब्रह्म अनुमान के आधार पर ही बजट बनता है, बजट भी अनुमान है। आप जो कर रहे हैं उसका कलेक्ट कर लेंगे, इसकी गारंटी है। शब्द कभी चलिए कि कहा गया है उस रिपोर्ट में होने वाला है और ऐसा ही दिखता भी है। थैंक यू के इकोनॉमी की स्थिति क्या, कोविड का नाम आप ले लीजिए, पूरा दुनिया तबाह, 2008 में पूरे विश्व में मंदी थी, भारत में क्या थी? अच्छा ठीक है, भारत के पास आत्मनिर्भरता है। जरूरत आज के जरूरत में ये है कि आप किसान को कोई लोन मत दीजिए, मत दीजिए, किसान दीजिए, उसके मत दीजिए। आप 1 मिनट सर, 1 मिनट, 15 रुपए किलो, 15 रुपए, 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, 15 रुपया में ना मक्का 1 किलो किसान में, और हम 380 रुपए में खरीदे। केलॉग्स का ले जाइए 380 रुपए में, उसमें सोना चांदी पूछ के नहीं बढ़ा है। तो आप बोलिए 15 रुपया
को 80 रुपया, हाँ नहीं सही किसानों है। को उसके बीज का कीमत दीजिए, सब आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत मेरा अच्छा। ये कहना, सारा पॉलिसी आप इंडस्ट्रीज और एमएसएमई किए जा रहे हैं, आप किसानों को लिक्विडिटी प्राइस दीजिए। वर्मा साहब, अरे सरकार ने नहीं किया ऐसा। अरे वर्मा साहब एक प्रश्न है शबनम कुमारी का। नीदरलैंड में सर इंडस्ट्रीज के लिए मैक्सिमम प्रोडक्शन का लिमिट है। वर्मा साहब, आपको अभी देखा गया है कि 100 टन आप पैदा करेंगे तो वर्मा आप साहब, 101 नहीं कर सकते हैं। वर्मा साहब, I am not as competent as you are in economics, but so far as your knowledge of economics is concerned, I cannot please take up some other question. One question from Madan Mohan. As your majesty, please, I wish to quit. लेकिन प्रोफेसर मिश्रा ने अगर उंगली उठाया था तो मैं की बात जान लेना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय शबनम कुमारी का भी प्रश्न आपसे है, जवाब दीजिए। नहीं है, विराना है। मतलब उन्होंने कुछ कहना चाहा था। अच्छा अनिल दत्त जी बोलिए। सर आपने बहुत अच्छा कहा, एक ही लाइन में कहा, इट इज नॉट द ब्रिटिशर्स हु कॉन्कर्ड द इंडिया, रेदर वी हैव गिवन देम। हमारी भारतवर्ष की जितनी समस्या है वो इथिकल प्रॉब्लम है सर, और उसी से सारा का सारा चीज जो है लिंक्ड है सर, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, लीडरशिप का हो या इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है। ये मैं ऐड करना चाहता हूँ। चंदन जी ने उठाई थी ना, कह रहे हैं आप पूछना चाहती हैं, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था, कैन आई से सर? हाँ हाँ Yes, सुन रहा बोलो। हूँ, बोलिए। सर जी सर, मैं DRV कॉलेज समस्तीपुर से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भर भारत जो शब्द है उसमें जो बातें कहती हैं, एज ए रिसर्चर, एज ए हम लोग सीनियर इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं, तो उनमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं जो आत्मनिर्भर भारत के लिए वाकई में आत्मनिर्भर भारत कहलाने के योग्य है, जिससे हम वाकई में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? बात है आपका, सिंपल सी बात है कि आप में हम काम कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आत्मनिर्भर का मतलब अपने पैर पर चलना। सर कोई भी आप लोगों में से कोई भी ये क्लियर करे सर, मैं बहुत मतलब जानना चाहती हूँ इसके बारे में। मैं पैर पर चलूं, मैं आत्मनिर्भर हूँ एज ए कंट्री। समझ पाया हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हमारे पास जो अपने देश में उपलब्ध संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं पूरा करने लायक भारत बना सके, वो आत्मनिर्भर होता है। जैसे गांव आत्मनिर्भर था तो गांव के लोगों को अपने, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सर ये तो ऑलरेडी हमारे पास है सर, लेकिन उसका उपयोग सर ये प्रॉब्लम ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, जिसको हम लोग खो चुके हैं, हम जानबूझकर इसको खोए हैं सर। और क्या जोड़ सकते हैं जिससे हमारा वाकई में भारत आत्मनिर्भर बनता है? उसी कि लोग बोलेंगे, लेकिन मैं भी बोल देता हूँ कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, राजनीतिक निर्भर तो जो हमारे नेचर है उसका ऑप्टिमम लेवल, और दूसरा ये है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लिंक, उसको लाभकारी है। आप इंडस्ट्रीज, एमएसएमई या लेबर दिस दैट करते रहिए, भारत कभी नहीं आत्मनिर्भर होगा। भारत आत्मनिर्भर, वर्मा साहब, भारत आत्मनिर्भर सारी चीजों में आत्मनिर्भर दिखाया है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच अख्तियार क्या एजुकेशन में इन्वेस्ट करना आत्मनिर्भरता में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आएगी, नौकरी में ऊंचा वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है। संतुष्ट नहीं है, वो बाहर जाके काम करना चाह रहे हैं। मैं इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस के लिए मैं कर रहा था। एजुकेशन तो मैंने कहा ही में कि एजुकेशन पर नहीं बात की है सरकार ने। मैं मतलब था, मैंने समझाइए कि आप तो सर एजुकेशन ना सर, आत्मनिर्भर का बोलिए या सुनिए मैडम, या तो बोलिए या जी सर बोलिए
मेरा मतलब था कि जब इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात आती है तब मैंने वो दो चीजें कही। एजुकेशन तो बेस्ट एसेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आप एजुकेशन में कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? पूरे में है कि जीडीपी का 6% खर्चा की 3% भी नहीं खर्च करते, तो जरूर है। मिश्रा सर कुछ कह रहे हैं, मिश्रा सर कुछ कह रहे हैं। और कोई सामने चाहते हैं? नहीं मिश्रा सर अभी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर तो बार बार ये शब्द कहा जाता है हम लोग आत्मनिर्भर हैं। अगर आप डेटा को एनालाइज करें, इंपोर्ट को एनालाइज करें, तो मेरे सामने एक साधारण पेन है। पेन का जो निब बनता है वो इंडिया में नहीं बनती है। इसलिए यह कह देना कि हम सभी चीज आत्मनिर्भर है, ये सत्य नहीं है। आपके पास कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी नहीं है, आप सब पर निर्भर है। मानसू जी बोलिए। केवल आप अनाज पर निर्भर हैं, फूड में आत्मनिर्भर हैं और उसी को नेग्लेक्ट किए हुए। वर्मा साहब, मैंने अभी तक का जो वर्मा साहब प्लीज, अब तक का यही प्रयोग हुआ है। शुरू में ही कहा था ट्रीटमेंट हुआ है, सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हिमांशु जी बोलिए, पूछिए हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है वर्मा सर। वर्मा सर ने अभी कुछ देर पहले ही चंदन जी के क्वेश्चन पे बोला था, जो 60% जो ये गवर्नमेंट जो पैसा भेजती है किसान को, तो क्योंकि सर ये एक गवर्नमेंट का टोटल फेल्योर है और जो बिचौलिया है वो पैसा खाया जाता है। गवर्नमेंट एजेंसी बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का कहना है जो किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट में आधार कार्ड का लिंक होना बहुत जरूरी है अकाउंट का। सर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी ये बता सकते हैं 60% किसी भी बिचौलिया के हाथ में चले जाता है, क्योंकि मोर देन 99 हो गया सवाल। जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होती नहीं है तो गवर्नमेंट पास जाएगा। आपका सवाल हो गया ना, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि पीडीएस फूड का लीकेज उतना हुआ है। मैंने सभी प्रोग्राम्स की बात नहीं की, मैंने एक एग्जाम्पल दिया। क्योंकि अगर आपके पास 1.5 लाख, बिहार में अकेले 15 लाख फेक कार्ड्स हैं, ये गवर्नमेंट का डाटा कहता है। तो 15 लाख को रोका गया, इतने 15 लाख को नहीं रोका गया, नहीं पहचाना गया। हमारा मैं उस लाइन पर जा ही नहीं रहा हूँ। आत्मनिर्भरता के लिए तो वहाँ भी कंपलसरी हो गया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसके पीछे क्या सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को कैसे यूज करेंगे। मेरा सवाल इस पर था। मैंने जो लीकेज की बात की, 15 पैसा अभी वर्मा साहब के पास। एनीवे प्लीज, और कोई नई बात का कोई प्रश्न हो कि बंधु कुमार मित्र के। सर मेरा मिश्रा सर से क्वेश्चन है। हाँ शिवराज अनिल दत्ता मिश्रा सर से बोलिए। हेलो, हाँ शिल्पा जी बोलिए, आवाज आ। सर आपका प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत अच्छा था, ओवरऑल सेशन ही बहुत अच्छा था। और मिश्रा सर को इससे पहले भी मैंने बहुत बार सुना है, बट आज जो मैं सुन रही थी उसमें जो मेरा एक क्वेश्चन है, आपने एक बात कही थी कि हमारे पास जो है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक रियलिटी है इंडिया की कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। आपने बोला कि इसके जो युवा वर्ग है वो सड़क पे आएगा और सड़क पे आ रहा है, हो रही, तो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगी। तो ये तो सारे जितनी भी परेशानियां हैं वो तो सारी हमें चैलेंजेस पता हैं, लेकिन हम लोगों को जो करना है कि कैसे उत्पन्न कराया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए भारत का। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है हम करें
कि इन सारी चीजों का सोल्यूशन हमें मिल सके। जितेंद्र नारायण फाड़े हुए हैं। देखिए, इसका और भी किसी का सवाल है, फिर मैं एक साथ उत्तर दे दूं। सर, मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है। मैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। मेरा ये प्रश्न है, मैं ये मुख्य पीएम तक मैंने जो है ना ये सिफारिश की है कि सर रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो है आप देखते हैं कि जब रिक्रूटमेंट निकलता है वो प्रोसेस जो है 2 साल 3 साल और कहाँ जहाँ तक स्थिति है वहाँ कैंसिल भी हो जाता है। तो मैं, आप एक्सपर्ट टीम है पूरे, कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस या को 3 से या 6 पूरा किया जा सकता है या नहीं? देखिए, 2 सवाल हमारे से पूछे गए। एक तो बेरोजगारी पर। देखिए, बेरोजगारी इसलिए है, मेरा ये मानना है कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को बदलने की जरूरत है। मैं कोठारी मिशन से लेकर अभी तक सारे शिक्षा नीति को पढ़ा हूं, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है। ये सब क्या है, पहले वाले चीज का रिपीटेशन होती है और कोई सरकार इसको धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। देखिए, पहले क्या होता था कि बेसिक बुनियादी शिक्षा थी। आज आप कहते हैं 10th पास व्यक्ति एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, क्या हम शिक्षा दे रहे हैं? एक पीएचडी स्कॉलर होता है, उसको आप कहिए सिनॉप्सिस लिखने का, वही आगे चलकर लेक्चरर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। तो मेरा ये कहना है कि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। और जिस तरह से आईएएस का सिलेक्शन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसी तरह से ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस होनी चाहिए जो आजादी से पहले थी। उस समय शिक्षा हमारा बहुत अच्छा था। तो इस पर समय नहीं है, नहीं तो मैं बड़े विस्तार से कि गांधी ने क्या कहा, जयप्रकाश जी ने क्या कहा, ये सब हम कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्रूटमेंट की जो आपने बात की, अगर सरकार में विल पावर हो तो ये सारी प्रोसेस को 3 से 6 महीने के अंदर कर लिया जा सकता है। लेकिन कोई भी सरकारें इसे करना नहीं चाहती। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर के पोस्ट खाली है, उसको सरकार भरती नहीं है और एक नया यूनिवर्सिटी खोल देती है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित होती है। इसलिए मेरा मानना है कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसे 3 महीने में पूरा किया जा सकता है, 6 महीने में भी पूरा किया जा सकता है, अगर सरकार में हो तो। इस पर अलग से एक विस्तार से जरूरत है। सर, तो इसकी चर्चा का आह्वान हम लोग कब करेंगे? मेरे समझ से सरकार जो है, देखिए बता दे, मैं इस पर काफी लिखा हूं। मैंने एक किताब भी लिखी है, महात्मा गांधी ऑन एजुकेशन, और इसमें पूरा विस्तार से मैंने वर्णन किया है कि सरकार को सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एजुकेशन का जो पॉलिसी है, सबको बदलना चाहिए। इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन है ही नहीं ये, बेसिकली ये आत्मनिर्भर बनाने की तरफ है ही नहीं। इस पर कोई लोग, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इस पर बोलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये जो आज का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बेरोजगारों की फौज तैयार करने वाली है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं और वो एक स्कूल नहीं लगा सकते। इमेजिन करिए, इंजीनियर्स की हाल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की हाल है, मैकेनिकल इंजीनियर्स की ये हाल है, प्रोडक्शन इंजीनियर्स की ये हाल है। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है गांधी के दृष्टिकोण से कि सभी जगह नैतिकता का ह्रास है। नैतिक व्यक्ति को जब हम उच्च पदों पर नहीं आश्रित करेंगे, बिठाएंगे, तो समाज में तो बेरोजगारी होगी ही, समाज में इस तरह के घोटाले होंगे ही, समाज में इस तरह की। अब अभी देखिए सिलेक्शन हो जाता है और 3-3 साल जो है वो क्या कहते हैं, उनको नोटिफिकेशन होने में लगता है। तो ये सब सारी क्या है, सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। सर, मैं सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम से जो है ना मैं दरखास्त करूंगा कि इस मुद्दे को थोड़ा सा जो है आप हाईलाइटेड कीजिए एक हल के लिए, हमारे भविष्य के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो मेरा भी वही कहने का मिश्रा सर से सर, वो मेरे क्वेश्चन को एक बार सर अपने तरफ से क्लियर करते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब तक शिक्षा को आप बदलेंगे नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसे अन्यथा ना लें। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में आप जाइए तो लगभग 200 के आसपास में लेक्चरर हैं, रीडर हैं।
वहीं से 40 किलोमीटर दूर जो है चौधरी चरण यूनिवर्सिटी है। पूरे यूनिवर्सिटी में 85 जो है वो लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर है, इंक्लूडिंग वाइस चांसलर मिलाकर। तो ये बताइए, चरण सिंह यूनिवर्सिटी से जो व्यक्ति पास करेगा उसके नॉलेज में और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पास करेगा उसमें कितना का अंतर होगा? उसको अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप लिखिए, मैं सीएम कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय 7 प्रोफेसर होते थे, रीडर्स होते थे, जो भी थे उस समय मैं जानता नहीं था, वो सब बड़े बड़े विद्वान थे। आज आपने छोटे कस्बे में जो है एमए की पढ़ाई खोल दी है और एक ही जो है लेक्चरर है वो पॉलिटिकल थ्योरी भी पढ़ाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ाता है, आईआर भी पढ़ाता है। ये कैसे संभव है? तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि केवल डिग्रियां बांट रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे हैं। आज इंडिया को जो मैं कहते हैं कि नॉलेज की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, इनोवेशन की जरूरत है। ये सब चीजें जब हम विद्यार्थी को कर देंगे तो मेरे समझ से हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की जब मोदी जी बात करते हैं तो यूथ को क्रिएटिव बनाने की बात करते हैं, यूथ को स्किल बनाने की बात करते हैं, यूथ को जो है करते हैं कि अनिल जी अब समय हम लोग एक्सीड कर रहे हैं, जो समय लॉटेड था 10 मिनट हम लोग ज्यादा चल गए हैं। अगर आप लोगों की तो हम जो है वो प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए कहें। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते सबका बात सुना। मैं अभी रिसर्च स्कॉलर पीएचडी पूरा, मैं सभी लोग ध्यान से सुन रहा था। सुझाव के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कोई उसमें एक डिमांड और सप्लाई का रूल है, और सप्लाई के रूल के नाते मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स में एक लाइन पढ़ा था कि भारत, चूंकि आप देखिए लोगों ने सारी बातें है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो है क्या कि हमें यह सोचना होगा विकासशील कंट्री हैं, और विकासशील कंट्री में एक चीज जो सबसे बड़ी बात आ रही है, हमारी आर्थिक विकास की गति है, सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या की है, और यह हर वक्त करती है कि हमारे आर्थिक विकास को दबाए रख। जैसे ही हमारी आर्थिक विकास बढ़ती है, जनसंख्या क्या करती है, उसे और लाके दबा देती है। तो वहां पे हमारा डिमांड सप्लाई के रूल में वो है क्या कि काफी वो अंतर आता है। इसको लेकर आज हमें देखना होगा कि हमें अपने धर्म को अपने घर तक सीमित करके रखना होगा। अगर हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, सर यकीन मानिए, मैं किन्हीं का नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं कहना हिंदू समाज जिन्हें लड़की हो रही है वो क्या कह रहा है कि हमें मोक्ष नहीं मिला, हमें लड़की चाहिए। आज मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमें अल्लाह की 18 बच्चे हो रहे हैं। जब तक आप 18 बच्चे आप कीजिएगा, हिंदू कहेगा कि हम लड़का नहीं हो, 10 बच्चे लालू यादव के जैसे वो पैदा करेंगे, तो फिर कहाँ से रोजगार मिलेगा? और इस रोजगार के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। जब नियंत्रण कानून नहीं लाएगा, हम कितनी भी आर्थिक विकास की गति बढ़ा लें, लेकिन ये जनसंख्या की गति विकास को दबाए हमें और अधिक से अधिक। आज मैं तो बहुत पहले थैंक यू फॉर योर ऑब्जर्वेशन। पर मेरा एक जवाब है, वो आप नहीं कर सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है, जो जनसंख्या है के रूप में देखिए, परेशानी के रूप में मत देखिए। हिंदू देश का विकास कीजिए। सर हम संख्या में परेशानी के रूप में नहीं। चाइना का पॉपुलेशन आपसे ज्यादा है ना, वो आपसे ज्यादा समृद्ध क्यों है? क्योंकि वहाँ के हर काम पॉलिसी है। बर्मा से रखिए हमेशा इस बात का कि चाइना की राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। वो जो करता है वो हम करते हैं। ये कहना है कि अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन की व्यवस्था कोई भी हो, सुनिए आप कोई भी हो, हम भी कहना चाहेंगे, कीजिए सब एक बात हम भी कहना चाहेंगे। हो रहा है, मुख्य बिंदु पे आइए आप लोग। जी जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग। हाँ,
हम अब समय नहीं है, अब हम क्षमा चाहेंगे सब लोगों से जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सके बोलने के मामले में। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आभार भी व्यक्त करते हैं। और हम मुनेश्वर यादव जी से रिक्वेस्ट करते हैं, मुनेश्वर यादव जी हमारे सीनियर कलीग मित्र हैं, कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो प्रस्तुत हों। डॉक्टर मुनेश्वर, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी। मुनेश्वर जी को अनलॉक कर दीजिए तो। गणेश जी, मुनेश्वर जी कर दिए, उनको म्यूट हटा दीजिए। प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जी। एक्चुअली वो मीटिंग को लेफ्ट कर चुके हैं। मुनेश्वर जी लेफ्ट कर गए? हाँ, मीटिंग लेफ्ट कर गए हैं मेरे समझ से। आ रहे। सब लोगों के प्रति बहुत आभार है। राजनीति विज्ञान की तरफ से आप लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया, इतना सीरियसली आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इस लोगों ने गौरव प्रदान किया। वो जब तक आते हैं तब तक अपने मन से कह देता हूँ, और हम बहुत आभारी हैं। और विचारों का विनिमय होना निहायत जरूरी भी है, एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। केवल इतना मेरा निवेदन कि तथ्य जो है और जो कोई उदाहरण है तो समायोजन होना चाहिए। हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था और चाइना की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते महसूस करता हूं कि वो जो कर सकता है हम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ छोटी सी घटना कैसा रूप धारण करती है और चाइना में बड़ी बड़ी घटनाएं भी आती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी के नाते अगर ये चिंता है, तालमेल अगर नहीं है हमारे इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, तो वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरी भी है और ताकत भी है, और उसका समाधान भी हम कर लेंगे। समस्याएं जो हैं उससे भागने गिरती रही, अब तक ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन भाग करके हम कहाँ जाएंगे। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिबद्धता चाहिए, चाहे उसका नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, लेकिन निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ये भी अपनी राय है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी है उसमें बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं अपने लेवल पर हम लोग जहाँ कहीं भी हैं, क्योंकि ये बात सही है। हेलो, जब ने कहा, हम मुनेश्वर जी आ गए। मुनेश्वर जी, मुनेश्वर जी, मुनेश्वर जी आपका लेफ्ट कर चुके हैं, लेफ्ट द मीटिंग। मीटिंग में सर म्यूटेड है, उनका माइक म्यूटेड है। म्यूटेड है, म्यूटेड। कुछ प्रॉब्लम है, ठीक क्या हुआ? बोलिए मुनेश्वर जी, बोलिए सर, कुछ बोलिए सर। बोलिए। Good afternoon to all participants. वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है लग रहा है। कैमरा ऑन कीजिए मुनेश्वर जी। वहीं से कहे हैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुनेश्वर जी, मुनेश्वर जी कैमरा ऑन कीजिए ना। मुनेश्वर जी कैमरा ऑन कीजिए ना। मुनेश्वर जी, अरे कैमरा ऑन कीजिए ना। लगता है कि मुनेश्वर जी को कोई प्रॉब्लम है, वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है। हम इस दायित्व का करते हैं, अगर वो आ गए तो बीच में हम ड्रॉप हो जाएंगे। हम अपने माननीय पति और
प्रोफेसर राजेश सिंह जी का जो नहीं उपस्थित रहे, सहमति थी, उनका आशीर्वाद भी था, और प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा जी, प्रोफेसर आर.के. वर्मा जी और तमाम जो हमारे में शामिल है विद्वान मित्र शामिल हैं, सब लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने जो गौरव प्रदान किया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग को, तो तरफ से भी, अपने तरफ से भी, अपने तमाम टेक्निकल जो हमारे, ये काम नहीं हो पाता। अगर सच बात यह है कि बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थी। हमारे संतोष जी जो हैं, उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज हैं और गणेश जी की मां भी अस्वस्थ हैं, और गणेश पासवान जी अगर नहीं होते, एक्सपर्ट है, तो ये कार्यक्रम हम नहीं करते। चंदन जी लोगों ने काफी सहयोग किया है। सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार दयानंद झा जी, या फिर हमारे स्टूडेंट ही रहे हैं प्रीतम जी, और समाज के तमाम लोगों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे मित्रों का इतना सहयोग रहा है कि कोई फॉर्मल बात नहीं, सब इनफॉर्मल बात पर सारी व्यवस्था हुई है। मेरे पास तो आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं, काम हम कर पाए हैं, ये काम हो पाया है, तो ये केवल इन लोगों की वजह से हुआ है। हमारी टेक्निकल कमेटी, अखिलेश जायसवाल जी हैं, इन तमाम लोगों ने किया है। मैं तो एक निमित्त मात्र था। मेरे मन में एक बात आगे भी, ये बात मेरे मन में है, कुछ पहलुओं पर हम मुनेश्वर जी मुनेश्वर जी बोलिए। जी प्रणाम प्रणाम। आज एक सुखद संयोग है कि हमारे विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और उसका राजनीति विज्ञान विभाग इतने धन्य विद्वान को पाकर अपने हृदय से आभार प्रकट करता है। खासकर आज के चीफ गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, उन्होंने अपने प्रकाश से, अपने आभा से, अपनी प्रभा से हम सभी को उपकृत किए, अनुग्रहित किए। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर IGNTU अमरकंटक मध्य प्रदेश, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज दूसरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह सर किसी कारणवश नहीं पहुंच सके, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। आज के पैनलिस्ट जो डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बेबाकी से जो अपने इष्ट रखे, अपने विचार रखे, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। खासकर प्रोफेसर अनिल दत्त मिश्रा, he happens to be my colleague, my batchmate, और प्रोफेसर के वर्मा जो धन्य विद्वान हैं, जिनकी लेखनी की तीव्रता और उसकी जो पकड़ है वह हमेशा हमें प्रभावित करता रहा है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जो हमारे टेक्निकल सपोर्ट में हमारे ही कलीग जो जायसवाल सर हैं, उन्होंने जो सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। गणेश जी, संतोष जी, चंदन जी और खास करके जो मीडिया के हमारे